D66 HF5 LJ अध्याय 357 डेमिगॉड फैंग है _2। वे जानते थे कि उनके मालिक के परिवार में बहुत कम सदस्य हैं और ऐसा प्रतीत होता है कि उनकी कोई संतान भी नहीं है। इसलिए ये सेवक किसी छोटे उपकार की आशा नहीं कर सकते थे। अचानक जब अनेक देवता आपस में मिल रहे थे तो एक गड़गड़ाहट हुई। एक अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली उपस्थिति पतली हवा से पैदा हुई और ऊपर बादलों से उतरी। दिव्य प्रणाम दैवीय बातें कर रहे देवताओं ने सहज ही इसे भांप लिया और तुरंत ही प्रणाम करने के लिए झुक गए। काले परिधान वाले व्यक्ति ने भी सलामी दी। बादल छंट गए और सफ़ेद वस्त्र पहने एक वृद्ध व्यक्ति की आकृति प्रकट हुई। उसकी आभा अलौकिक थी जो देवताओं के समूह से भी अधिक थी। जिया हाय, सफ़ेद लबादे वाले बूढ़े आदमी ने काले लबादे वाले युवक की ओर देखा। दिव्य काले कपड़े पहने युवक ने आदरपूर्वक उत्तर दिया, हालांकि आप थोड़े समय के लिए ही दिव्य साम्राज्य में शामिल हुए हैं, लेकिन आपने बहुत बड़ा योगदान दिया है, इसलिए मैं आपको विशेष रूप से जिया मार्क्विस की उपाधि प्रदान करता हूं। सफ़ेद लबादे में बुजुर्ग ने धीरे से कहा, मुझे उम्मीद है कि आप प्रयास करते रहेंगे और अर्धदेव बनेंगे और अंततः देवत्व तक पहुंचेंगे। मैं उस दिन का इंतजार कर रहा हूं जब आप मेरे साथ खड़े होंगे। हाँ, जूनियर प्रयास करेगा, काले परिधान वाले व्यक्ति ने उत्तर दिया। वूश एड्स बाय पब फ्यूचर। अपने हाथ की एक लहर के साथ सफ़ेद वस्त्र पहने बुजुर्ग ने एक गोल आदेश पट्टिका को, जो एक प्राचीन और विशाल आभा उत्सर्जित कर रही थी, धीरे धीरे नीचे गिरा दिया। काले परिधान में व्यक्ति ने उसे पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया। पट्टिका के सामने वाले भाग पर मार्क्विस अक्षर उत्कीर्ण था, जबकि पीछे की ओर पहाड़ों और नदियों का परिदृश्य दर्शाया गया था, जो एक नज़र में एक विशाल दुनिया का संकेत दे रहा था। उसका हृदय उत्साह से भर गया। उसने मन ही मन सोचा, आखिरकार मुझे राजकुमार की कमान मिल गई है। हालांकि यह सबसे निम्न तृतीय श्रेणी मार्क्विस है, फिर भी यह एक राजसी पद है और इस प्रकार परीक्षण मिशन पूरा हो गया है। थोड़ी ही देर के बाद भव्य भोज समाप्त हो गया। श्वेत वस्त्रधारी बुजुर्ग और अनेक देवतागण चले गए और नवनिर्मित जिया मार्क्विस हवेली शांत हो गई। फिर काले वस्त्र वाले व्यक्ति ने अपने कई सेवकों को निर्देश दिया, मुझे एकांत साधना में प्रवेश करना है। वह तुरंत हवेली की गहराई में लौट आया और संरचना को सक्रिय कर दिया। वापस जाने का समय हो गया है। काले परिधान में वह आदमी जेड प्लेटफॉर्म पर पैर मोड़कर बैठा था। उसका दिल उदासी से भरा हुआ था। 10 वर्षों के भीतर किसी भी दिव्य साम्राज्य के राजकुमार की कमान हासिल करना वास्तव में चुनौतीपूर्ण था। इस संसार में देवताओं के बीच वर्चस्व के लिए प्रतिस्पर्धा होती थी, जिसमें अनेक दिव्य साम्राज्य तथा अनगिनत शक्तिशाली राज्य आपस में प्रतिस्पर्धा करते थे। देवताओं के समान शक्ति होने के बावजूद उन्हें इस संसार में अत्यंत सावधान रहना पड़ता था, जहां एक छोटी सी चूक भी पतन का कारण बन सकती थी। क्या ये वास्तव में 9 पत्तों वाली दुनिया के भीतर की दुनिया है? काले वस्त्र वाले व्यक्ति ने सोचा, कोई भी दिव्य साम्राज्य एक सच्चे ईश्वर द्वारा खोला जाता है। दुनिया भर में ऐसे सैकड़ों साम्राज्य हैं। पौराणिक 3 प्राचीन साम्राज्यों की स्थापना ऐसे प्राणियों द्वारा की गई थी जो सच्चे ईश्वर से परे हैं। किसी भी मामले में इन वर्षों में काले वस्त्र वाले व्यक्ति को यह स्वीकार करना पड़ा कि इस दुनिया की ताकत नश्वर क्षेत्र में उसके घर से कहीं अधिक है। मेरी मातृभूमि नश्वर क्षेत्र विशाल प्रतीत होती है, लेकिन अब इसमें कुछ ही सच्चे देवता बचे हैं, उन्होंने आह भरते हुए कहा। लेकिन आखिरकार वह मेरा घर है। काले परिधान वाला व्यक्ति फैंग हाई था, जो कई वर्षों से इस रहस्यमयी दुनिया में भ्रमण कर रहा था। एड्स बाय पब फ्यूचर। उसने गोल कमांड टैबलेट निकाली। पंजीकृत सदस्य फैंग हाई मिशन पूरा करने का अनुरोध करते हुए फैंग हाई ने एक विचार के साथ अपने भीतर संबंधित निशान को सक्रिय किया। तेजी से भिनभिनाहट अदृश्य उतार चढ़ाव की एक लहर बह गई और फैंग हाई के सामने एक दरार दिखाई दी और वह वहीं गायब हो गया। दरार खत्म हो गई। राजधानी के भीतर अंतहीन लपटों से भरे एक विशेष लौकिक क्षेत्र में एक भयानक विदेशी राक्षस पैर मोड़े बैठा था, जिससे असीम भय का आभास हो रहा था। अचानक मास्टर, राज्य में एक गहरी आवाज गूंजी, एक रहस्यमयी शक्ति ने अभी अभी राजधानी में घुसपैठ की है। दिव्य साम्राज्य के भीतर नव पदोन्नत जिया मार्क्विस एक तीसरे रैंक के साथ सितारा शिराएं तुरंत गायब हो गईं। गायब हो गए। भयानक विदेशी जानवर ने अपनी आंखें खोलीं। ये बहुत अजीब है, विवरण अस्पष्ट हैं, गहरी आवाज ने उत्तर दिया। वास्तव में राजधानी के गठन की रक्षात्मक शक्ति को देखते हुए कोई स्वर्गीय देवता भी बिना पता लगाए ऐसा नहीं कर सकता। अभी के लिए इसे छोड़ दो। क्या इस जिया मार्क्विस का पता लगाना संभव है? डरावने विदेशी जानवर ने धीरे से पूछा। फिलहाल नहीं, गहरी आवाज ने जवाब दिया, मैंने अभी जांच की है। वह कुछ साल पहले अचानक प्रकट हुआ था। हालांकि उसने कोई नुकसान नहीं पहुंचाया है, इसके बजाय उसने बहुत बड़ा योगदान दिया है। तो खोज बंद करो और उसका कुलीन पद बनाए रखो। इस बीच सार्वजनिक रूप से घोषणा करो कि जिया मार्क्विस को मैंने एकांत साधना में प्रवेश करने के लिए बुलाया है। भयानक विदेशी जानवर ने धीरे से सुझाव दिया, इस दुनिया में कई रहस्य हैं जिन्हें मैं नहीं समझ सकता। शायद ये किसी रहस्यमय क्षेत्र द्वारा प्रशिक्षण के लिए भेजा गया शिष्य है।
यदि इससे कोई विनाश नहीं हुआ है तो नाराज होने की कोई आवश्यकता नहीं है। यदि वह भविष्य में सच्चे ईश्वर के पास जा सके और वापस लौट सके तो यह एक अच्छे संबंध बनाने के समान होगा, भयानक विदेशी जानवर ने घोषणा की। आपका अधीनस्थ समझता है। अल्पविराम। वूश। समय और स्थान डगमगा गए और जैसे ही फैंग हाई ने बदलते दृश्य को महसूस किया, उसने स्वयं को पुनः परिचित स्थान पर पाया। एक विशाल अंतहीन मंदिर। पंजीकृत सदस्य फैंग हाई, 9 पत्तों का परीक्षण पूरा करने और सिल्वर गार्मेंट सदस्य बनने पर बधाई। एक शांत आवाज ने घोषणा की, अब आपको एक विकल्प चुनना होगा। 9 आरोही उपहार हैं, आप कोई भी 4 चुन सकते हैं। इनमें से प्रत्येक उपहार की अपनी विशेषज्ञता है। वूश। अनगिनत रोशनियां एकत्रित होकर प्रकाश की एक विशाल स्क्रीन का निर्माण करती हैं जिस पर बहुत सारा पाठ प्रदर्शित होता है। फैंग हाई मदद नहीं कर सका लेकिन उस ओर देखने लगा। सबसे पहले मायरियड रियल्म्स कॉमर्स एसोसिएशन कमांड मायरियड रियल्म्स कॉमर्स चैम्बर है। सीमा आदेश के माध्यम से आप मायरियड रियल्म्स कॉमर्स चैम्बर के साथ संवाद कर सकते हैं। हर 100 साल में एक बार आप खजाने खरीद सकते हैं। दूसरा, असंख्य दिव्य विरासतों की गुफा। तीसरा, छठी रैंक सभ्यता हेरल्ड। चौथा, स्वर्गीय दिव्य पंजीकृत शिष्य विरासत। पांचवां, अल्पविराम फॉन्ग हाई। 9 स्वर्गारोहण उपहारों और उसके बाद दिए गए विस्तृत स्पष्टीकरण को देखकर पूरी तरह से हिल गया। इस पल अंततः उसे समझ में आया कि उसके शिक्षक डोंगफेंग जी ने 9 पत्तियों की दुनिया में प्रवेश करने से पहले क्या कहा था, तुम मुझसे अधिक उत्कृष्ट हो और यदि सब कुछ ठीक रहा तो तुम निश्चित रूप से 9 पत्तियों की दुनिया से गुजरोगे। तब तुम सब कुछ समझ जाओगे। फांग हाई को अब पूरी तरह समझ आ गया। मूलतः शिक्षक का सब कुछ वास्तव में 9 पत्तियों 9 पहाड़ों से उत्पन्न हुआ था। 9 पदोन्नति समारोह कुछ व्यक्तिगत शक्ति को बढ़ाने के प्रति पक्षपाती हैं, जबकि कुछ पूरी सभ्यता की नींव में सुधार कर सकते हैं, हालांकि वे स्वयं को बहुत कम मदद करते हैं। फैंग हाई ने अंदर से आह भरी, शिक्षक। उन्होंने बहुत अधिक बलिदान दिया। अतीत के अनगिनत निशानों से फैंग हाई को मोटे तौर पर यह समझ आ गया था कि उसके शिक्षक ने क्या चुनाव किए थे। अधिकांश लोग सभ्यता की नींव को बढ़ाने के पक्ष में थे। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि शिक्षक ने कहा कि उसने पहले ही बहुत कुछ कर लिया है और पूरी सभ्यता के लिए एक ठोस नींव रख दी है, जिससे मुझे खुद को बढ़ाने पर अधिक ध्यान केंद्रित करने की अनुमति मिली, फैंग हाई ने सोचा। पहले तो उसे समझ में नहीं आता था कि शिक्षक सीधे तौर पर क्यों नहीं कहते, लेकिन अब उसे समझ आ गया है। ... कानून की शपथ के कारण इसमें सीमाएं थीं। बहुत सी बातें केवल की जा सकती हैं, कहीं नहीं जा सकती। शिक्षक हमेशा कहते थे कि मैं अधिक उत्कृष्ट हूं, लेकिन यदि शिक्षक ने उन लोगों को चुना होता जो उसकी व्यक्तिगत शक्ति को बढ़ाते, तो वह शायद और भी अधिक मजबूत होता। फैंग हाई ने निजी तौर पर अपना सिर हिलाया। अपने शिक्षक के लिए उसकी प्रशंसा और भी अधिक बढ़ गई। समय बीत गया। इसके तुरंत बाद फैंग हाई ने अपना चुनाव कर लिया। सिल्वर गार्मेंट सदस्य फैंग हाई, एक कोमल आवाज उठी, मुझे आशा है कि आप कड़ी मेहनत जारी रखेंगे और जल्द ही 9 माउंटेन ट्रायल पास कर लेंगे। गोल्डन गार्मेंट सदस्य बन जाएंगे। अल्पविराम। सितंबर 2051 में 7 स्टार माउंटेन पर ली युआन अपने महल के अंदर गहन साधना कर रहे थे। अचानक ली युआन ने अपनी स्मार्ट अंगूठी से कंपन महसूस किया और तुरंत नीचे देखा। उसकी आंखें तुरंत चौड़ी हो गईं क्योंकि उसके दिल में असीम खुशी उमड़ पड़ी। प्रिंसिपल अर्ध दिव्य तक चढ़ गया। ये डोंगफेंग जी की ओर से समाचार था, जिसका सीधा सा अर्थ था कि फैंग हाई अभी अभी 9 पत्तियों की दुनिया से लौटा था और अर्ध दिव्य तक चढ़ गया था, और अब उसके पास अर्ध दिव्य शिखर की शक्ति थी। जब प्रिंसिपल स्वर्ग में उड़ रहा था तो वह अपने अत्यंत उच्च कानून समझ के कारण एक अर्ध देवता को मार सकता था। ली युआन बिल्कुल भी आश्चर्यचकित नहीं था। अब जब उसकी सफलता हो गई है तो अर्ध दिव्य शिखर शक्ति होना बहुत सामान्य है। ऐसी शक्ति का कुछ और वर्षों तक गुप्त साधना के बाद अर्ध दिव्य सीमा तक पहुंच जाना बहुत सामान्य बात थी। अर्ध दिव्य सीमा उस सैद्धांतिक सीमा का प्रतिनिधित्व करती थी जिसे एक सामान्य अर्ध दिव्य प्राप्त कर सकता था। तथाकथित अजेय अर्ध दिव्य वास्तव में छद्म देवता की सीमा तक पहुंचने वाली युद्ध शक्ति का प्रतिनिधित्व करता है। इस चरण को प्राप्त करने के लिए अक्सर बहुत ही अनोखे कारणों की आवश्यकता होती है और यह अत्यंत दुर्लभ है। अल्पविराम। फेचिंग में उदास शून्य के भीतर 2 आकृतियां तेज गति से उड़ रही थीं। गुरुजी, मैंने अपना मिशन पूरा कर लिया है, फैंग हाई ने आदरपूर्वक कहा। हाँ, अच्छा, सफलतापूर्वक सिल्वर गार्मेंट सदस्य बन गए। डोंगफेंग जी मुस्कुराए, बहुत अच्छा, आप हमारी 7 स्टार सभ्यता के इतिहास में दूसरे सिल्वर गार्मेंट सदस्य हैं। फांग हाई ने सुना। इससे पहले उसने कई बार 9 पत्तों की दुनिया में कदम रखा था, केवल सांये परीक्षण, वुये परीक्षण और क्यूये परीक्षण को पूरा किया था, हालांकि उसे कई लाभ प्राप्त हुए थे। उसने कभी भी 9 पत्तों वाले 9 पहाड़ों के असली रहस्यों को नहीं छुआ था। इस समय तक वह अंततः 9 पत्तियों के परीक्षण को पूरा करने में सफल रहा और 9 पत्तियों वाले 9 पहाड़ों के वास्तविक रहस्यों को समझ गया। वह अच्छी तरह से जानता था कि उससे पहले लैंड सेमी डिवाइन या दुर्जय फ्लाइंग हेवन वॉरियर्स जैसे कई अर्धदिव्यों ने 9 पत्तियों वाले 9 पहाड़ों में प्रवेश किया था,
लेकिन उनमें से किसी ने भी 9 पत्तियों वाला परीक्षण पूरा नहीं किया था। उच्च स्तरीय 9 पर्वतीय परीक्षण की तो बात ही छोड़िए। आपने क्या चुना? डोनफेंग जी ने पूछा, क्योंकि पहले भी वह कानूनी शपथ से बंधे हुए थे और सीधे तौर पर इसका उल्लेख नहीं कर सकते थे, लेकिन अब दोनों सिल्वर गार्मेंट सदस्य होने के नाते इसे रहस्य उजागर करने के रूप में नहीं गिना जाएगा। फांग हाई ने जल्दी से समझाया। ठीक है, डोनफेंग जी ने संतोष में सिर हिलाया, इस मदद से आपकी ताकत मेरी तुलना में तेजी से बढ़ेगी। आपके पास अर्धदिव्य के रूप में 8 सितारा नसों को जागृत करने की पूरी उम्मीद है। एक बार जब आप 8 सितारा नसों को प्राप्त कर लेते हैं तो आपके पास एक स्वर्गीय दिव्य की नींव होगी, यदि आप 9 पर्वत परीक्षण भी पास करते हैं। हाँ, असीम। गुरुजी, क्या आपने 9 पर्वतों की परीक्षा पास नहीं की है? फेंग हाई ने पूछा। मैं नहीं गया, डोनफेंग जी ने अपना सिर हिलाया। एक बार जब आप 9 पर्वतों की दुनिया में प्रवेश करेंगे तो आप समझ जाएंगे, चाहे सफल हो या नहीं, थोड़े समय के लिए वापस लौटना मुश्किल होगा। फेंग हाई तुरंत समझ गया। 9 पर्वतों वाली दुनिया में 9 पत्तों वाली दुनिया से भी अधिक गहरे रहस्य छिपे हुए हैं। साथ ही फेंग हाई को यह भी समझ में आ गया कि शिक्षक इस बात पर क्यों जोर दे रहे थे कि जब वह और ली युआन बड़े हो जाएंगे तो वह आराम कर सकेंगे। अब यह अच्छा है, ली युआन उड़ते हुए स्वर्ग योद्धा के रूप में चढ़ गया है, उसके पास पहले से ही अर्धदेवता की शक्ति है। डोनफेंग जी मुस्कुराए, आप ही अर्धदिव्य रूप से चढ़े और वापस आ गए। बस कुछ और वर्षों की छिपी हुई साधना और आपकी शक्ति बहुत बढ़ जाएगी। फिर मैं अपने रास्ते पर जाने में सक्षम हो जाऊंगा। शिक्षक ने पूरी सभ्यता के लिए बहुत अधिक बलिदान दिया, फेंग हाई ने कहा। हाँ, एक सभ्यता के उत्थान के लिए हमेशा किसी को पहला कदम उठाने की आवश्यकता होती है। डोनफेंग जी मुस्कुराए, आपको एक के बाद एक बढ़ते हुए देखना मेरी प्रारंभिक पसंद के लायक था। ली युआन ने उड़ते हुए स्वर्ग योद्धा के रूप में सफलता प्राप्त की। स्थिति कैसी है? फेंग हाई उत्सुक था, इतनी जल्दी अर्धदिव्य शक्ति प्राप्त कर ली? आपसे भी ज्यादा ताकतवर, डोनफेंग जी मुस्कुराए। उसने द्वितीय श्रेणी 8 सितारा नसों के साथ सफलता प्राप्त की। जैसे ही सफलता प्राप्त हुई वह 37वें स्तर पर पहुंच गया। दूसरी रैंक 8 सितारा नसें। फेंग हाई आश्चर्यचकित था। अल्पविराम। फेंग हाई अर्धदिव्य पर चढ़ गया। अर्धदिव्य, फेंग हाई। ये खबर पूरी 7 सितारा सभ्यता में आश्चर्यजनक गति से फैल गई, जिससे विभिन्न शक्तिशाली देशों को इसका गहरा एहसास हुआ और यहाँ तक कि कई विदेशी सभ्यताओं को भी इसकी जानकारी हो गई। ध्यान के मामले में फेंग हाई ली युआन से ज्यादा कमजोर नहीं था। फेंग हाई के अर्धदिव्य तक आरोहण के लिए विभिन्न पक्षों ने बहुत आश्चर्य व्यक्त नहीं किया। आखिरकार इसकी आशा की गई थी। विदेशी सभ्यताओं द्वारा कई अटकलों में फेंग हाई को पहले से ही अर्धदिव्य तक आरोहित माना जाता था। ऐसा दुर्जय उड़ता हुआ स्वर्गीय योद्धा जो अर्धदिव्य बन गया था, उसका भाग्य था कि वह तेजी से अर्धदिव्य शिखर तक पहुंचे और 7 सितारा सभ्यता का एक और स्तंभ और मजबूत व्यक्ति बने। लेकिन इसके तुरंत बाद एक और खबर ने पूरी 7 सितारा सभ्यता को हिलाकर रख दिया। डोनफेंग जी ने घोषणा की कि वह 7 सितारों के स्टारफायर मार्शल हॉल के ग्रैंड हॉल मास्टर के रूप में अपने पद से इस्तीफा दे देंगे और फेंग हाई को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त करेंगे। उसी समय 7 स्टार एलायंस की सर्वोच्च बैठक में एक महत्वपूर्ण समायोजन किया जाना था, जहां डोनफेंग जी मुख्य गठबंधन नेता के रूप में बने रहेंगे, लेकिन पहली बार 2 उपगठबंधन पदानुक्रमों की स्थापना करेंगे, लंच सेमी डिवाइन और फेंग हाई सेमी डिवाइन। निश्चित रूप से 7 सितारा सभ्यता के सभी अर्धदिव्य और उड़ते हुए स्वर्ग योद्धाओं ने समझ लिया कि यह 7 सितारा सभ्यता के सर्वोच्च सोपान में फेंग हाई की आधिकारिक प्रविष्टि थी। ग्रैंड हॉल मास्टर और वाइस एलायंस हाईरॉक दोनों ही पद अंतिम चरण के अग्रदूत थे। लगातार आ रही खबरों ने 7 सितारा सभ्यता के कई शक्तिशाली लोगों को गुप्त अटकलें लगाने के लिए प्रेरित किया। साथ ही इसने विभिन्न विदेशी सभ्यताओं के बीच अनेक अटकलों को भी जन्म दिया। क्या डोनफेंग जी ईश्वर के पास जाने वाले थे? अल्पविराम। कुछ साल पहले प्रिंसिपल ने ब्लू स्टार के ग्रैंड हॉल मास्टर के पद से इस्तीफा दे दिया था और पलक झपकते ही उन्होंने सीधे 7 स्टॉर्स के ग्रैंड हॉल मास्टर की भूमिका संभाल ली। ली युआन हंसा। ली युआन को आश्चर्य नहीं हुआ, ताकत ही स्थिति निर्धारित करती थी और प्रिंसिपल फेंग हाई को ब्लू स्टार के उच्च अधिकारियों में से एक बनना तय था। इसके अतिरिक्त लंबे समय से एलायंस लीडर भी प्रिंसिपल को अपने उत्तराधिकारी के रूप में तैयार कर रहे थे। हालांकि यहां तक कि वाइस एलायंस पदानुक्रम को भी लेना, ली युआन ने मन ही मन सोचा। वाइस एलायंस पदानुक्रम के रूप में लंच सेमी डिवाइन को भी शामिल करना संभवतः एलायंस के भीतर कई सेमी डिवाइन को चुप कराने का एक तरीका भी है। क्या ये हो सकता है? क्या एलायंस लीडर वास्तव में 7 स्टार सभ्यता को छोड़ने की तैयारी कर रहा है? ली युआन को याद आया कि गठबंधन नेता ने कुछ साल पहले क्या कहा था। इन पंक्तियों के बीच इससे उनके जाने के इरादे का पता चलता है। पर्याप्त, चाहे जो भी हो, खुद को अधिक शक्तिशाली बनाना ही सही रास्ता है, ली युआन ने मन ही मन सोचा। अल्पविराम। फेंग हाई की अर्धदिव्य उपलब्धि का भव्य उत्सव फेंगसिंग पर हुआ, फिर भी ली युआन ने प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया। लेकिन उन्होंने फेंग हाई से निजी तौर पर मुलाकात की। अल्पविराम।
फांग हाई के अर्ध दिव्य उत्सव के बाद संपूर्ण सप्त सितारा सभ्यता हमेशा की तरह शांतिपूर्वक चलती रही। अर्ध देवता प्रत्येक महान ग्रह की रक्षा करते रहे, सभ्यता की समग्र स्थिरता सुनिश्चित करते रहे, साथ ही अपनी साधना में भी कठोर प्रयास करते रहे और आगे बढ़ने की लालसा रखते रहे। उड़ते हुए स्वर्ग योद्धा और प्रधान योद्धा या तो लगन से साधना कर रहे थे या साहसिक कार्यों के लिए विभिन्न तारा लोकों की ओर जा रहे थे। ली युआन अभी भी 7 सितारा पर्वत पर गुप्त साधना में संलग्न था। इस बारे में अफवाहों के बावजूद कि वह अभी तक फ्लाइंग हेवन में क्यों नहीं पहुंच पाया है, विवाद महत्वपूर्ण नहीं था, क्योंकि वह 7 स्टार माउंटेन के अधिकांश सदस्यों की तुलना में अभी भी काफ़ी युवा था। इससे पहले कि आप कुछ समझ पाते, 2052 का अक्टूबर आ गया। फांग हाई के अर्ध दिव्य उत्सव को 1 वर्ष बीत चुका था। 7 महान ग्रहों में से एक लेंटी तारा बादल दृश्य तारा क्षेत्र काफ़ी विशाल तारा क्षेत्र था, जिसका व्यास 40,000 किलोमीटर से भी ज़्यादा था। हालांकि तारा क्षेत्र का वातावरण ज़्यादातर कठोर था, जिसमें अक्सर प्राकृतिक आपदाएं आती रहती थीं, लेकिन इसने जीवन के प्रसार को और भी ज़्यादा चुनौतीपूर्ण बना दिया। सहस्राब्दियों से असंख्य दानव सभ्यता ने बादल दृश्य तारा क्षेत्र पर एकाधिकार कर रखा था, जिससे ये सुनिश्चित हो गया कि इसकी जनसंख्या हमेशा अरबों में बनी रहे। हाल ही में हुए प्रलयकारी परिवर्तनों ने क्लाउड सीनरी स्टार क्षेत्र में स्थित 2 देवताओं का तत्काल ध्यान आकर्षित किया, जिन्होंने अपने अधीनस्थों को तीसरे स्तर के मार्ग के उद्भव की शीघ्र पुष्टि करने के लिए भेजा। एक नया तीसरे स्तर का मार्ग, क्या ये 7 सितारा सभ्यता की ओर ले जाता है? जल्दी करो, पूर्वी राक्षस देवता को रिपोर्ट करो। दोनों देवताओं ने तुरंत अपना निर्णय लिया, ये हमारा अवसर हो सकता है। ... देवताओं के रूप में वे सर्वोपरि रूप से मेघ दृश्य तारा क्षेत्र में विद्यमान थे तथा बड़े और छोटे मामलों पर काफ़ी आसानी और स्वतंत्रता के साथ निर्णय लेते थे। हालांकि इतने लंबे समय तक छोटे तारा क्षेत्र तक सीमित रहने के कारण उनमें भी एक इच्छा जागृत हुई देवत्व प्राप्त करने की। एक बार जब वे दिव्य बन गए तो वे तारा लोक को पीछे छोड़ सकते थे और आकाशीय तारा लोक में पूरी तरह से स्वतंत्र होकर विचरण कर सकते थे। सितारा क्षेत्र में मुख्य शहर के मुख्य हॉल के अंदर अनगिनत रोशनियां एकत्रित हुईं, जिससे एक प्रेत का निर्माण हुआ, जिससे एक शक्तिशाली आभा निकल रही थी। दिव्य, हम आपको नमन करते हैं देव। दोनों देवताओं ने आदरपूर्वक सिर झुकाया। पबफ्यूचर द्वारा विज्ञापन। तासी, फ्लोरेंस। पूर्वी दानव देवता ने दोनों देवताओं की ओर देखा। मैंने आपके द्वारा बताए गए सभी संदेश पढ़ लिए हैं। आपने बहुत अच्छा किया है और स्टार दायरे पर आपका पूरा नियंत्रण है। जल्द से जल्द इस स्टार दायरे चैनल की खोज की है। देवी, ये हमारा कर्तव्य है। बैंगनी वस्त्रधारी युवा तासी डेमिगॉड ने विनम्रतापूर्वक कहा। मेरी असंख्य दानव सभ्यता ने हजारों वर्षों से इस तारा क्षेत्र को नियंत्रित किया है, हर कोने में निगरानी प्रणाली को व्याप्त किया है। पहली नज़र में ही इसका पता लगाना उचित है। 7 सितारा सभ्यता का वास्तविक उत्थान हाल ही में पिछले 100 वर्षों में हुआ है। वे स्वर्गीय समुद्री तारे, नीले तारे को महत्व देते हैं, लेकिन उन्हें लेंटी स्टार की कोई परवाह नहीं है, डेमिगॉड टेसी ने कहा। कम से कम अभी के लिए मैंने पहले ही 10 से अधिक उड़ते हुए स्वर्ग को स्टार दायरे चैनल के पास भेज दिया है और अब तक 7 सितारा सभ्यता का कोई भी मजबूत सदस्य दिखाई नहीं दिया है। ऐसा लगता है कि 7 सितारा सभ्यता ने अभी तक नए सितारा क्षेत्र चैनल पर ध्यान नहीं दिया है। हाँ, 7 सितारा सभ्यता ने अभी तक किसी दिव्य को जन्म नहीं दिया है जो कभी भी विमान की उत्पत्ति के साथ जुड़ा नहीं है। उनकी निगरानी वास्तव में बहुत कमजोर है। पूर्वी दानव देवता ने थोड़ा सिर हिलाया। लेकिन आखिरकार यह उनका ग्रह है, अगर हम बहुत लंबा इंतजार करते हैं तो वे निश्चित रूप से नोटिस करेंगे। इसलिए हमें शीघ्रता से कार्य करना होगा। डेमिगॉड टेसी और डेमिगॉड फ्लोरेंस दोनों ने आदरपूर्वक सुना। पूर्वी दानव देवता ने दोनों देवताओं से कहा, मेरी असंख्य दानव सभ्यता का लक्ष्य 7 सितारा सभ्यता पर पूरी तरह से आक्रमण करना और उस पर कब्जा करना है, आंशिक रूप से उनके शीर्ष योद्धाओं को मारकर। दूसरी ओर हमें लगातार उनकी क्षमता को कमजोर करना होगा और उनकी जड़ों को काटना होगा। इस बार यह एक अवसर है जिससे संपूर्ण लेंटी स्टार को पूरी तरह से नष्ट करने की आशा है। दोनों देवता चौंक गए। संपूर्ण ग्रह को नष्ट कर दें। दिव्य, सफ़ेद वस्त्र पहने हुए देवता फ्लोरेंस ने कहा, खुद को रोक नहीं पाया। लेंटी स्टार हालांकि 7 सितारा सभ्यता में बहुत सम्मानित नहीं है, फिर भी एक देवता द्वारा संरक्षित है। ये सिर्फ एक तीसरे स्तर का चैनल है जो केवल उड़ते हुए स्वर्ग के दायरे को गुजरने की अनुमति देता है। हम एक ग्रह को कैसे नष्ट कर सकते हैं? उड़ते स्वर्ग क्षेत्र में स्थित संपूर्ण असंख्य दानव सभ्यता में ऐसा कोई भी नहीं था जो अर्धदेव से मुकाबला कर सके, यहाँ तक कि उड़ते स्वर्ग में रहने वाले कुछ लोग भी अर्धदेव की शक्ति के बराबर नहीं थे। ये कहा जा सकता है, एक ग्रह जिसकी रक्षा एक देवता द्वारा की जाती है, चाहे कितने भी उड़ते हुए स्वर्गीय योद्धा वहां आ जाएं, वह केवल कुछ विनाश ही कर सकता है, लेकिन समग्र स्थिति को मुश्किल से ही बदल सकता है। पूर्वी दानव देवता ने सीधे कहा, मैं असंख्य दानव हॉल से 3 उड़ते हुए स्वर्ग दानव बच्चों को भेजूंगा। मैंने पहले ही उन्हें तत्काल बुला लिया है। पबफ्यूचर द्वारा विज्ञापन।
उड़ते हुए स्वर्ग दानव बच्चे। दोनों देवता पुनः चौंक गए। हर सभ्यता में प्रतिभाओं को चुनने की एक प्रणाली होती है और असंख्य दानव सभ्यता कोई अपवाद नहीं थी। लंबे समय से चली आ रही विरासत और दर्जनों जीवन ग्रहों वाली एक शक्तिशाली सभ्यता के रूप में युगों से बनाई गई सार्वभौमिक खेती पद्धतियों के साथ जो अधिकांश जातियों और प्राणियों को कवर करती है। इसने असंख्य दानव सभ्यता में पैदा हुए प्राइम वॉरियर्स और फ्लाइंग हेवन वॉरियर्स की एक आश्चर्यजनक संख्या को जन्म दिया। 7 सितारा सभ्यता की तुलना में दर्जनों गुना अधिक। अर्धदेव योद्धाओं की संख्या भी 7 सितारा सभ्यता की तुलना में 10 गुना अधिक थी। जबकि शीर्ष प्रतिभाशाली लोग फैंग हाई और ली युआन जैसे लोगों से बहुत दूर थे। द्वितीय श्रेणी के प्रतिभाशाली लोगों की संख्या बहुत अधिक थी। तथाकथित उड़ते हुए स्वर्ग के दानव बच्चे उड़ते हुए स्वर्ग के योद्धा थे जिनकी सच्ची मंशा की समझ अर्धदिव्य स्तर तक पहुंच गई थी या जिन्होंने कानून की दहलीज तक कदम रख दिया था। वे असंख्य दानव सभ्यता के उड़ते हुए स्वर्गीय योद्धाओं के बीच पूर्ण अभिजात वर्ग का प्रतिनिधित्व करते थे जो ये दर्शाता था कि वे किसी भी समय अर्धदेव तक पहुंच सकते थे। वे अभी तक आगे नहीं बढ़ पाए थे। इसका मुख्य कारण अधिक शक्तिशाली स्टार मेरिडियन को जागृत करना तथा अधिक ठोस आधार तैयार करना था। पूर्वी दानव देवता ने गंभीरता से कहा, 3 उड़ते हुए स्वर्ग दानव बच्चे, एक बार जब वे लैंटी स्टार पर पहुंचेंगे तो वे पास से होकर गुजरेंगे। दोनों देवताओं ने भी पूर्वी दैत्य देवता के दृढ़ संकल्प को भांपते हुए सिर हिलाया। इस स्तर के योद्धाओं को 7 सितारा सभ्यता में जाने के लिए राजी करना चुनौतीपूर्ण है जो कि अंततः उनकी मृत्यु का कारण बनता है। सही, डेमिगॉड टेसी और डेमिगॉड फ्लोरेंस की नज़र में यह उन्हें मौत के मुंह में भेजने के समान था। डोंगफेंग जी की उपस्थिति में अल्पावधि में 7 सितारा सभ्यता पर संभावित महत्वपूर्ण प्रभावों के बावजूद भविष्य अनिश्चित था। इसके अलावा मैं बड़ी संख्या में उड़ते हुए स्वर्ग के योद्धाओं को भी बुलाऊंगा जो जल्दी से स्टार दायरे चैनल के साथ पहुंचेंगे, पूर्वी दानव देवता ने जारी रखा। लेकिन ये सब समय की आवश्यकता है, इसलिए मुझे आपको अपने अधीनस्थों को भेजने की आवश्यकता है। 200 से अधिक उड़ते हुए स्वर्ग के योद्धाओं को पहले लैंटी स्टार में घुसपैठ करने और जानकारी इकट्ठा करने के लिए भेजें। एक महान युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। 200 उड़ता हुआ स्वर्ग क्षेत्र। दोनों देवता पुनः चौंक गए। संपूर्ण तारा लोक में कितने उड़ने वाले स्वर्गीय योद्धा थे। ये ज्ञात है कि एक तारा क्षेत्र में पैदा होने वाले अव्यक्त जीवन की संभावना एक ग्रहीय जीवन की तुलना में बहुत कम है और उभरते हुए उड़ते हुए स्वर्ग के क्षेत्रों की संख्या भी बहुत कम है। इसके अलावा अधिकांश उड़ते हुए स्वर्ग के क्षेत्र असंख्य दानव सभ्यता के ग्रहों पर रहने के लिए तारा क्षेत्र को छोड़ देते हैं जहां उन्हें पोषण और संयम मिलता है। ग्रह संकट। युद्ध के लिए _2 टेसी फ्लोरेंस, तुम्हें भी पुण्य पुरस्कार प्राप्त होंगे। पूर्वी दानव देवता ने कहा, भविष्य में अगर हम 7 सितारा सभ्यता पर कब्जा कर लेते हैं और दफन अमर प्राचीन डोमेन के खजाने को प्राप्त करते हैं तो भगवान के पास चढ़ने की आपकी उम्मीदें भी बहुत बढ़ जाएंगी। इन सितारा क्षेत्र के देवताओं के लिए पूर्वी दानव देवता को सीधे तौर पर धमकी देना या आदेश देना कठिन लगता था। अधिकतर वह उन्हें रिश्वत देने का सहारा लेता था। इस पर विचार करने के बाद दोनों देवताओं ने सहमति व्यक्त की, हम ईश्वरीय आदेश का पालन करते हैं। जल्द ही क्लाउड सीनरी स्टार दायरे की पूरी युद्ध मशीन जो इतने लंबे समय से शांत थी तेजी से जुड़ने लगी। अल्पविराम .. असंख्य दानव सभ्यता में वानमो तारे पर एक अजीब दुनिया के भीतर पूरी दुनिया बेहद धुंधली थी। एक मंदिर के अंदर पुयांग, सुहेर, सांग-क्यू, पूर्वी दानव देवता द्वारा बुलाया गया प्रेत तीनों के ऊपर मंडराता हुआ धीरे धीरे बोल रहा था, कार्य और आवश्यकताएं सभी आपको बता दी गई हैं। अब हमारी पूरी सभ्यता को आपके बलिदान की आवश्यकता है ताकि आप जाकर 7 सितारा सभ्यता के लांटी स्टार को नष्ट कर सकें। पूर्वी दानव देवता ने कहा, जब तक आप सहमत हैं मैं आपको कई खजाने दिव्य कलाकृतियां उपहार में दूंगा। एड्स बाय पब फ्यूचर। दिव्य, क्या लैंटी स्टार के देवता के पास अर्ध दिव्य शिखर की उपस्थिति नहीं है? पुयांग नाम के गंजे आदमी ने गहरी आवाज में कहा, अगर अर्ध दिव्य शिखर की उपस्थिति है तो भले ही हम अर्ध दिव्य बनने के लिए आगे बढ़ें और दिव्य कलाकृतियों का उपयोग करें, हमारे पास कोई मौका नहीं है। निश्चिंत रहें, 7 सितारा सभ्यता को उदय हुए कितना समय हो गया है। पूर्वी दानव देवता ने मुस्कुराते हुए कहा, उनकी पूरी सभ्यता के देवता 100 साल से अधिक पुराने नहीं हैं, अधिकांश ने केवल 100 या 200 वर्षों तक अभ्यास किया है। अर्ध दिव्य शिखर विशेषज्ञों की आयु निश्चित रूप से 10 से अधिक नहीं होगी। पूर्वी दानव देवता ने कहा, जहां तक लैंटी स्टार का सवाल है, ये सबसे कम माना जाने वाला ग्रह है, वहां अर्ध दिव्य शिखर विशेषज्ञ के तैनात होने की संभावना 0 के करीब है। 3 उड़ते हुए स्वर्ग दानवों को अपने दिल में कुछ राहत महसूस हुई, लेकिन वे अभी भी चिंता से भरे हुए थे। 7 सितारा सभ्यता ने अभी तक एक सच्चे भगवान को जन्म नहीं दिया है और उनके सितारा मार्ग पूरी तरह से खुले नहीं हैं, इसलिए वे केवल उड़ते हुए स्वर्ग योद्धाओं को सितारा मार्गों से तेजी से गुजरने की अनुमति देंगे। वे शक्तिशाली देवता
उन्हें यहाँ आने में बहुत समय लगेगा, पूर्वी दानव देवता ने कहा। इससे पहले 7 सितारा सभ्यता के पास एक फैंग हाई था, जो केवल उड़ते हुए स्वर्ग क्षेत्र में था, जो तेजी से दौड़ने में सक्षम था। आप निश्चित रूप से उसका मुकाबला नहीं कर सकते थे, लेकिन अब वह सेमी डिवाइन तक पहुंच गया है, और इसके अलावा वह फिक्सिंग पर टूट पड़ा है। पूर्वी दानव देवता ने कहा, वर्तमान 7 सितारा सभ्यता में बहुत अधिक शक्तिशाली उड़ते स्वर्ग योद्धा नहीं हैं। ली युआन के बारे में क्या? खुद को रोक न पाने वाली सांग कियू नाम की महिला ने पूछा, क्या ऐसी कोई अफवाह नहीं है कि वह एक उड़ता हुआ स्वर्ग योद्धा बन गया है? भले ही वह उड़ता हुआ स्वर्ग बन गया हो, लेकिन दूसरे स्तर के स्टार दायरे में उसके अभियान को कितना समय हो गया है? उसकी मूल शक्ति अभी भी शिखर तक नहीं पहुंची है। पूर्वी दानव देवता ने अपना सिर हिलाया, और चाहे वह स्वर्ग और पृथ्वी को समझने में कितनी भी तेजी से प्रगति क्यों न करे, इतने कम समय में वह शायद कानून के स्तर तक भी नहीं पहुंच पाया है। पूर्वी दानव देवता ने कहा, जब तक आप अर्ध दिव्य बन जाते हैं, वह निश्चित रूप से आपके लिए उपयुक्त नहीं होगा। तीनों उड़ते हुए स्वर्ग दानवों ने सहमति में सिर हिलाया। ली युआन की प्रतिभा वास्तव में राक्षसी थी, लेकिन वह बहुत छोटा था। भले ही वह सफल हो गया, फिर भी उसकी ताकत शायद अर्ध दिव्य स्तर से बहुत कम थी। एड्स बाय पब फ्यूचर, शीघ्र और निर्णायक रूप से हमला करो, पूरे ग्रह पर से सभी जीवन को नष्ट कर दो। एक बार आपका मिशन पूरा हो जाए, पूर्वी दानव देवता ने कहा, ग्रह को तेजी से छोड़ दो, आकाश में उड़ जाओ, चाहे तारों भरे आकाश में भटकना हो या किसी निर्जन ग्रह पर छिपना हो, ये कठिन नहीं है। 3 उड़ते हुए स्वर्ग दानवों ने सुना। शक्तिशाली देवताओं के रूप में वे अपनी भौतिक देह के साथ अकेले ही तारों वाले आकाश में यात्रा कर सकते थे। तारों वाले आकाश में अकेले रहना उनके लिए काफी आसान था। बस ये बहुत अकेलापन था। जब भविष्य में मेरी असंख्य दानव सभ्यता सप्त सितारा सभ्यता पर कब्जा कर लेगी, तो आप स्वाभाविक रूप से वापस आ सकते हैं। पूर्वी दानव देवता ने तीनों की ओर देखते हुए कहा, पूरी सभ्यता आपके योगदान को नहीं भूलेगी और निश्चित रूप से आपके परिवारों और दोस्तों के साथ अच्छा व्यवहार करेगी। ये लालच के बाद जबरदस्ती थी। हम ईश्वरीय आदेश का पालन करते हैं। हम पूरे ग्रह का वध करने के लिए अपना पूरा प्रयास करेंगे। पुयांग और अन्य 3 उड़ते स्वर्ग राक्षसों ने अपने सिर पूरी तरह से झुका दिए। जल्दी से उन्होंने वानमो तारे से पूर्वी दानव देवता द्वारा दिए गए खजाने को ले लिया और क्लाउड सीनरी स्टार क्षेत्र की ओर बढ़ गए। असंख्य दानव हॉल के अंदर 3 उड़ते हुए स्वर्ग के दानव निश्चित रूप से अर्ध दिव्य बन जाएंगे। पूर्वी दानव देवता ने खुद से सोचा, उड़ते हुए स्वर्ग क्षेत्र में 3000 से अधिक। ऐसे जीवन मरण के दबाव को देखते हुए शायद हम कुछ देवताओं का जन्म भी देख सकें। उन्हें पूरे लेंटी स्टार को नष्ट करने में सक्षम होना चाहिए। 100 साल पहले फैक्सिंग की लड़ाई के बाद से पूर्वी दानव देवता ने एक ही लड़ाई में पूरी 7 सितारा सभ्यता का सफाया करने की उम्मीद छोड़ दी थी। वह केवल 7 सितारा सभ्यता की क्षमता को लगातार कमजोर करने और उनके उत्थान की गति को धीमा करने की उम्मीद कर सकता था। संपूर्ण 7 सितारा सभ्यता में आखिरकार केवल 7 प्रमुख ग्रह ही हैं। पूर्वी दानव देवता ने मन ही मन सोचा, पूरे ग्रह पर सभी जीवन का वध करने से भविष्य में पुनर्प्राप्ति हो सकती है, लेकिन इसमें कम से कम कई दशक या उससे भी अधिक समय लगेगा। समय बीत गया। असंख्य दानव सभ्यता में असंख्य उड़ते हुए स्वर्ग योद्धाओं को संगठित किया जा रहा था, जो स्वाभाविक रूप से कई विदेशी सभ्यताओं का ध्यान आकर्षित कर रहे थे। लेकिन केवल बहुत कम शक्तिशाली व्यक्ति ही वास्तव में स्टार रियल मार्ग के प्रकट होने के बारे में जानते थे। उदाहरण के लिए, क्लाउड सीनरी स्टार दायरे के कुछ उड़ते स्वर्ग योद्धा, 2 देवता, 3 राक्षस। अन्य शायद ही कुछ पता था। यहाँ तक कि बुलाए गए उड़ते हुए स्वर्ग योद्धाओं में से अधिकांश को केवल इतना पता था कि वे युद्ध करने जा रहे हैं, लेकिन विशिष्ट लक्ष्य कौन था, गंतव्य कौन था, उन्हें कोई जानकारी नहीं थी। इसलिए हालांकि सप्त सितारा सभ्यता की खुफिया प्रणाली को असंख्य दानव सभ्यता से शक्तिशाली व्यक्तियों के जुटने की खबर मिली, लेकिन इससे पर्याप्त चिंता नहीं हुई। अल्पविराम। कई दिनों बाद फैक्सिंग में मार्शल डिवाइन स्टार दायरे में ली युआन के महल में एक बुद्धिमान रोबोट चाय बना रहा था। ली युआन अच्छे दोस्तों का मनोरंजन कर रहा था। वरिष्ठ भाई जिन, 7 सितारा पर्वत का सदस्य बनने पर बधाई। ली युआन मुस्कुराया, मैं एकांत में साधना कर रहा था और आपको तुरंत बधाई नहीं दे सका। आपकी साधना अनिवार्य है, ये पर्याप्त है कि अन्य लोगों ने मुझे बधाई दी है। आपको मजाक करने की जरूरत नहीं है। जिन हुगो ने अपना सिर हिलाया और हंसते हुए कहा, आपकी तुलना की तो बात ही छोड़िए, यहाँ तक कि एलिसिया और अन्य लोगों की तुलना में भी मैं उनके बराबर नहीं हूँ। ये वह वरिष्ठ भाई जिन नहीं है जिसे मैं जानता हूँ। ली युआन मुस्कुराया, दूसरों की चिंता क्यों करें, बस अपना रास्ता अपनाएं। हुगो, जो अब 28 वर्ष के हैं, 5वें चरण की पूर्णता तक पहुंचने और 7 सितारा पर्वत के सदस्य बनने में कामयाब रहे थे, जो पहले से ही काफी प्रभावशाली था और मार्शल डिवाइन हॉल के सदस्यों के औसत स्तर को पार कर गया था। ये ध्यान दिया जाना चाहिए कि जब जिन हुगो ने पहली बार मार्शल डिवाइन हॉल में प्रवेश किया था, तो उनकी प्रतिभा और क्षमता को औसत से नीचे माना जाता था। कोई कल्पना कर सकता है कि जिन हुगो ने वर्षों तक कितना कठिन प्रशिक्षण लिया होगा। अधिक लंबे समय बाद तक नहीं।
ली युआन ने जिन हुगुओं को विदा किया और अकेले बैठकर चाय की चुस्कियां लेता रहा, लेकिन गुप्त रूप से वह लगातार तारकीय परिवर्तन मानचित्र का अवलोकन कर रहा था और उसके भीतर के रहस्यों को समझ रहा था। यद्यपि उसकी सच्ची मंशा की समझ छठे चरण की पूर्णता तक पहुंच गई थी, फिर भी ली युआन को लगा कि तारकीय परिवर्तन मानचित्र गहन रहस्यों से भरा हुआ था। इस मानचित्र का निर्माता ली युआन के दायरे से कहीं परे था। कानून की दहलीज पर कदम रखना वाकई मुश्किल है, ली युआन ने खुद से सोचा। इस साल और उड़ते हुए स्वर्ग योद्धा बनने के बाद से मैंने हवा के सच्चे अर्थ और पृथ्वी के सच्चे अर्थ में पहले के कई सालों की साधना की तुलना में अधिक प्रगति की है। फिर भी मैं अभी तक किसी भी कानून के स्तर पर कदम नहीं रख पाया हूँ। बिल्कुल, अब तक ली युआन की हवा के सच्चे अर्थ और पृथ्वी के सच्चे अर्थ दोनों की समझ छठे चरण की पूर्णता तक पहुंच चुकी थी और वह छठे चरण की सीमा के करीब पहुंच रहा था। सच्चे इरादों के सम्मिलन की शक्ति ने उसकी भाला तकनीक को एक साल पहले की तुलना में बहुत अधिक शक्तिशाली बना दिया। एक बार जब पृथ्वी का सच्चा अर्थ कानून के स्तर में बदल जाता है तो मुझे लगता है कि मेरे लिए सीमा क्लाउड भाले के दूसरे या तीसरे रुख को समझने की उम्मीद होगी, ली युआन ने खुद से सोचा। एड्स बाय पब फ्यूचर। सीमा बादल भाला एक सच्चे भगवान द्वारा प्रदान किया गया एक परम कौशल है, जिसमें 9 मुद्राएं शामिल हैं, जिनमें से प्रत्येक में शक्ति में उल्लेखनीय वृद्धि होती है। अचानक बस स्मार्ट रिंग जोर से कंपन करने लगी, जिससे ली युआन के चेहरे पर भाव बदल गए। क्या ये कोई आपातकालीन स्थिति थी? एक विचार के साथ उसने तुरंत इसे सक्रिय कर दिया। हुश! प्रकाश की एक किरण एकत्रित हुई, जिससे शीघ्र ही एक लघु प्रक्षेपण निर्मित हो गया, जिसके ऊपर काले वस्त्र पहने एक आकृति दिखाई दी। प्रिंसिपल, ली युआन ने कहा। उसने फोन करने वाले को फैंग हाई के रूप में पहचाना। ली युआन, लैंटी स्टार एक ग्रह संकट का सामना कर रहा है, फैंग हाई ने गंभीरता से कहा। स्थिति अत्यंत गंभीर है, हमें आपकी मदद की आवश्यकता हो सकती है। ग्रहीय संकट? ली युआन चौंका। ग्रहीय संकट के रूप में वर्णित किए जाने का अर्थ है कि संपूर्ण ग्रह के अस्तित्व को खतरा पहुंचाने वाला एक बहुत बड़ा खतरा होना चाहिए। क्या हो सकता है? तुरंत तैनात हो जाओ और डुआनमू होंग के साथ छठे स्टार दायरे के प्रवेश द्वार पर जाओ, फैंग हाई ने गंभीरता से कहा। मैं आपको जल्द ही विवरण भेजूंगा। एक बात का आपको ध्यान रखना चाहिए, जितना संभव हो सके अपनी आभा को छिपाने की कोशिश करें और सभी को ये सोचने दें कि आप अभी हाल ही में एक उड़ते हुए स्वर्ग योद्धा बनने में सफल हुए हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है। समझ गया, ली युआन ने सोचा, उसका दिमाग तेजी से चल रहा था। एड्स बाय पब फ्यूचर। एक विचार के साथ ली युआन प्राचीन दिव्य महल और स्वर्गीय सांप हॉल गुफा स्वर्ग खजाने को लेकर पहले ही महल की हवेली से बाहर उड़ गया था। अल्पविराम, वह शीघ्र ही 7 स्टार माउंटेन के ऊपर ऊंचे आसमान में पहुंच गया। वहां कई उड़ते हुए स्वर्ग योद्धा प्रतीक्षा कर रहे थे और उनका नेतृत्व सफेद वस्त्र पहने एक व्यक्ति डुआनमू होंग कर रहा था। उसके अलावा वहां कई उड़ते हुए स्वर्ग योद्धा थे, जो सभी उड़ते हुए स्वर्ग शिखर विशेषज्ञ थे, जो हमेशा मार्शल दिव्य सितारा क्षेत्र में तैनात रहते थे। डुआनमू, ली युआन, क्या तुम आ गए हो? डुआनमू होंग ने सिर हिलाया। आखिरकार फ्लाइंग हेवन बनने के लिए बधाई। क्या तुम भी इस लड़ाई में शामिल हो रहे हो? जाहिर है, डुआनमू होंग को संदेश मिल गया था और वह ली युआन के अभिनय के साथ खेलने के लिए तैयार था। हाँ, मैंने हाल ही में सफलता प्राप्त की है, ली युआन ने सिर हिलाया। जब ग्रह संकट में है और कोई अन्य कर्तव्य नहीं है, तो स्वाभाविक रूप से मुझे लड़ाई में शामिल होना होगा। ली युआन एक उड़ता हुआ स्वर्ग योद्धा बन गया है। ली युआन एक उड़ता हुआ स्वर्ग बन गया है। बधाई हो। अन्य फ्लाइंग हेवन पीक योद्धा कुछ आश्चर्यचकित थे, लेकिन अत्यधिक हैरान नहीं थे। उनकी नज़र में ली युआन की ताकत को देखते हुए एक सफलता की उम्मीद की जा रही थी। मुझे लगता है कि ली युआन की आभा 33वें स्तर पर है, सुनहरे परिधान में एक व्यक्ति ने काफी उत्साहित होकर कहा। सफलता से पहले ली युआन के पास पहले से ही एक स्टार मास्टर की लड़ाकू शक्ति थी, अब उसकी ताकत शायद लगभग एक डेमिगॉड के स्तर पर है। निश्चित रूप से एक महत्वपूर्ण सुदृढ़ीकरण। ली युआन ने कहा, मैं अपना काम करूंगा। चलो चलें, डुआनमू होंग ने कहा। हम रास्ते में और बातें कर सकते हैं। स्वोश स्वोश स्वोश। उड़ते हुए स्वर्ग योद्धाओं का एक समूह प्रकाश की लकीरों में बदलते हुए तेजी से स्टार दायरे के प्रवेश द्वार की ओर बढ़ गया। सभ्यता के देवता वध। 7 सितारा सभ्यता सबसे प्रारंभिक 6 ग्रैंड स्टार क्षेत्र स्टार ब्रिज से विकसित हुए और वे फैक्सिंग और अन्य 6 प्रमुख ग्रहों को जोड़ने वाली नलिका के रूप में काम करते हैं, इसलिए इन्हें पहले स्टार लॉर्ड से छठे स्टार क्षेत्र नाम दिया गया। उदाहरण के लिए, ब्लू स्टार और फैक्सिंग के बीच का स्टार रियल्म मार्ग तीसरा स्टार रियल्म है। दूसरी ओर, लैंटी स्टार और फैक्सिंग के बीच का मार्ग छठा सितारा क्षेत्र है। जब ली युआन और डुआनमू होंग और अन्य लोग छठे स्टार क्षेत्र की ओर भागे। फैक्सिंग स्टारफायर मार्शल हॉल मुख्यालय के भीतर एक विशेष इमारत के सबसे गहरे हिस्से में स्थित है। हवा में से प्रकाश का एक पिंड प्रकट हुआ, एकत्रित हुआ और ली युआन का एक प्रेत बन गया।
ये ली युआन की दिव्य भावना का प्रक्षेपण था। अर्ध दिव्य स्तर तक आत्मा के कायापलट से गुजरने के बाद व्यक्ति अपने पीछे आध्यात्मिक छाप छोड़ सकता है, जो सक्रिय न होने पर बहुत कम आध्यात्मिक छाप ग्रहण करता है तथा लंबे समय तक बना रहता है, जिससे संपर्क के महत्वपूर्ण क्षणों में सुविधा होती है। पिछली बार जब ली युआन की मुलाकात फैंग हाई से हुई थी, तो उसने स्टारफायर मार्शल हॉल और सेवन स्टॉर्स मंदिर मुख्यालय दोनों पर दिव्य भावना की छाप छोड़ी थी। यह कोई रहस्य नहीं था, कई देवतागण इसके बारे में जानते थे। आखिरकार उनका एक देवता में परिवर्तन एक सार्वजनिक मामला था और विदेशी सभ्यताएं भी यह जानती थीं। राष्ट्रपति जी, ली युआन ने पास ही स्थित फैंग हाई की ओर देखा। फैंग हाई और सफ़ेद वस्त्र पहने एक बूढ़े व्यक्ति मास्टर यून को छोड़कर पूरा हॉल खाली था। बेशक मास्टर यून भी सिर्फ एक प्रेत था। आपको पहले से ही स्थिति की कुछ प्रारंभिक समझ होनी चाहिए। फैंग हाई ने ली युआन को देखा। लांटी स्टार पर वह अतिरिक्त स्टार दायरा मार्ग क्लाउड सीनरी स्टार दायरे के लिए एक तीसरे स्तर का मार्ग है। क्लाउड सीनरी स्टार क्षेत्र पूरी तरह से असंख्य दानव सभ्यता द्वारा नियंत्रित है। लांटी स्टार पर हमारा नियंत्रण बहुत कमजोर है और हमें तीसरे स्तर के स्टार दायरे के मार्ग के सीधे प्रकट होने की उम्मीद नहीं थी, फैंग हाई ने आह भरते हुए कहा। इसके अलावा मार्ग के प्रवेश द्वार का स्थान बेहद गुप्त है। ली युआन चुपचाप सुनता रहा। कुछ ही क्षण पहले, कुछ सांसों के अंतराल में, वह फैंग हाई द्वारा भेजे गए डेटा पर सरसरी निगाह डाल चुका था। लैंटी स्टार युद्ध में कूद पड़ा था, जिसमें उड़ते हुए स्वर्ग के एलियंस की भीड़ ने समुद्र के विभिन्न हिस्सों से भूमि पर स्थित शहरों की ओर व्यापक हमले शुरू कर दिए थे। और अब असंख्य दानव सभ्यता की ज्ञात ताकतों ने पहले ही उड़ते हुए स्वर्ग क्षेत्र स्तर पर 1000 से अधिक योद्धाओं को भेज दिया है। बेशक लैंटी स्टार पर 1000 से अधिक उड़ते हुए स्वर्ग योद्धा भी तैनात थे, जो अपनी पूरी ताकत से प्रतिरोध कर रहे थे। आओ और देखो, फैंग हाई ने पास की ओर इशारा किया। स्विश, प्रकाश और छाया की एक भीड़ एकत्रित हुई, जिससे 3 अविश्वसनीय रूप से बड़े ग्रहों की आभासी छवियां बनी, जो प्रकाश से चमक रहे थे। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि उन्हें अत्यंत उच्च आयाम से देखा गया था। क्या ये ब्लू स्टार है? फैक्सिंग, ली युआन ने एक नज़र में 2 ग्रहों को पहचान लिया। वह इन दोनों ग्रहों से बहुत परिचित थे। हाँ, दूसरा ग्रह स्वर्गीय समुद्री सितारा है, फैंग हाई ने गंभीरता से कहा। एलायंस हाईरॉक के अनुसार आपको ग्रह रक्षा प्रणालियों का कुछ ज्ञान होना चाहिए। फिक्सिंग, ब्लू स्टार और स्वर्गीय समुद्री सितारा सभी में ग्रह रक्षा प्रणालियां हैं और वे बिल्कुल अभेद्य हैं। ये 3 ग्रह सबसे महत्वपूर्ण हैं। ये ग्रह रक्षा प्रणालियां आपके शिक्षक द्वारा यहाँ लाई गई थीं, फैंग हाई ने आगे कहा, लेकिन अन्य 4 ग्रहों में ऐसी पूर्ण ग्रह रक्षा प्रणालियां नहीं हैं। ली युआन को तुरंत समझ आ गया। उसे पहले भी यह अजीब लगा था। ब्लू स्टार में घुसपैठ के दौरान बुयू से मिली प्रतिक्रिया के आधार पर इतने बड़े पैमाने पर हमले का पहले ही पता चल जाना चाहिए था। यही कारण था। देवताओं के बारे में क्या? ली युआन पूछे बिना नहीं रह सका। लैंटी स्टार पर देवताओं के बारे में क्या? फैंग हाई ने मास्टर यू की ओर देखा। मास्टर यून ने धीरे से कहा, मेरी 7 सितारा सभ्यता के कुल देवता 60 से कुछ अधिक हैं, जिनमें से अधिकांश विभिन्न तृतीय स्तर के सितारा क्षेत्रों में तैनात हैं। उदाहरण के लिए, लगभग 30 देवता फेक्सिंग पर तैनात हैं। 11 देवता स्वर्गीय सागर तारे पर तैनात हैं। ब्लू स्टार पर 7 देवता तैनात हैं। और कुछ अन्य देवता कई अन्य महत्वपूर्ण तृतीय स्तर सितारा क्षेत्रों में हैं। मास्टर यून ने गंभीरता से कहा, इन देवताओं को आसानी से स्थानांतरित नहीं किया जा सकता है। लैंटी स्टार पर 4 देवता तैनात हैं, वेब से ZERGNET द्वारा संचालित। इन अभिनेताओं ने सेट पर सह कलाकारों को चूमते समय अपना नियंत्रण खो दिया। फिल्में और शो जो जॉन सीना के स्टारडम को सही मायने में दिखाते हैं। अब उनमें से 2 देवता लैंटी स्टार पर एक पूर्व तृतीय स्तर के स्टार दायरे के प्रवेश द्वार की रखवाली कर रहे हैं। उसे स्थानांतरित नहीं किया जा सकता है। अन्य 2 पहले ही क्लाउड सीनरी स्टार दायरे के प्रवेश द्वार पर पहुंच चुके हैं, जो कि 300 किलोमीटर तक फैला हुआ एक बहुत बड़ा मार्ग है। केवल 2 देवताओं के संयुक्त प्रयासों से ही इसे मुश्किल से बंद किया जा सकता है, ताकि मार्ग की रक्षा की जा सके और असंख्य दानव सभ्यता को और अधिक उड़ते हुए स्वर्ग दायरे की सेना भेजने से रोका जा सके। ली युआन को एहसास हुआ, तो क्या लैंटी स्टार पर केवल एक ही देवता है जो स्वतंत्रतापूर्वक विचरण कर सकता है? इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि स्थिति इतनी भयावह थी। प्लेन के भीतर स्टार दायरे के सभी मार्ग तीसरे स्तर के हैं। फैंग हाई ने अपना सिर हिलाया। इसलिए अन्य ग्रहों के देवता जो जल्दी से जल्दी आना चाहते हैं, वे केवल युद्धपोतों पर तारों वाले आकाश के माध्यम से यात्रा कर सकते हैं। बहुत धीमा, ली युआन ने अपना सिर हिलाया। विभिन्न ग्रहों के बीच की दूरी न्यूनतम स्थान पर करोड़ों किलोमीटर से लेकर अधिकतम स्थान पर कई 100 मिलियन किलोमीटर तक थी। चौथी श्रेणी के युद्धपोत में तारों भरे आकाश में यात्रा करने में कम से कम कुछ महीने या वर्ष लग जाते थे। जब तक अन्य ग्रहों से देवता आते, तब तक पूरा ग्रह नष्ट हो चुका होता। विभिन्न ग्रहों के बीच विशाल दूरी यह सुनिश्चित करती है कि जब एक ग्रह पर विनाशकारी आघात होता है, तो अन्य ग्रह पर्याप्त समय के साथ सुरक्षित रह सकते हैं।
उदाहरण के लिए फैक्सिंग पर हुए महाविनाश का अन्य ग्रहों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, जिससे 7 सितारा सभ्यता बच गई। हर लाभ की अपनी कमी होती है। इसी प्रकार जब कोई ग्रह संकटग्रस्त होता है तो अन्य ग्रहों के देवताओं के लिए बचाव के लिए आना बहुत कठिन होता है। अगर यह सिर्फ वर्तमान स्थिति होती तो हम बहुत चिंतित नहीं होते, फैंग हाई ने गंभीरता से कहा। मुझे जो चिंता है वह यह है कि असंख्य दानव सभ्यता के उड़ते हुए स्वर्ग क्षेत्र की सेनाओं ने लैंटी स्टार पर आक्रमण किया। उनमें स्वर्गीय दानव बच्चे भी हो सकते हैं। स्वर्गीय दानव बच्चे? ली युआन की अभिव्यक्ति गंभीर हो गई। उन्होंने जुयान के साथ संवाद किया था और विभिन्न दस्तावेजों को पढ़ने सहित स्वाभाविक रूप से असंख्य दानव सभ्यता की बुनियादी प्रणाली को जानते थे। राष्ट्रपति जी, क्या आप चिंतित हैं कि असंख्य दानव सभ्यता का एक देवता जल्द ही लैंटी स्टार पर पैदा होगा? ली युआन ने गंभीरता से कहा। वास्तव में, फैंग हाई ने सिर हिलाया, अगर यह सिर्फ उड़ते हुए स्वर्ग क्षेत्र के योद्धा होते तो 1000, यहाँ तक कि 3000 या 5000 की बात ही छोड़िए। जब तक हम स्टार क्षेत्र के प्रवेश द्वार को अवरुद्ध करते हैं, वे अंततः हमारे द्वारा समाप्त कर दिए जाएंगे। सभ्यता के देवता, वध भाग 2। आखिरकार, हालांकि अन्य ग्रहों से देवता तेजी से नहीं पहुंच सकते, फिर भी उड़ते हुए स्वर्ग के योद्धा तेजी से पहुंच सकते हैं। उन्होंने पहले ही विभिन्न प्रमुख ग्रहों से 5000 से अधिक उड़ते हुए स्वर्ग के योद्धाओं को जुटा लिया है। वे सभी लड़ाई में शामिल होने के लिए एक दिन के भीतर लैंटी स्टार पहुंचेंगे। ली युआन ने अपने दिल में सदमे के साथ सुना। 5000 से ज्यादा उड़ते हुए स्वर्ग योद्धा। पूरी 7 सितारा सभ्यता में कुल कितने उड़ते हुए स्वर्ग योद्धा हैं? इस बार लैंटी स्टार को बचाने के लिए 7 स्टार सभ्यता वास्तव में पूरी ताकत लगा रही है। लेकिन जीत या हार का असली निर्णायक कारक अभी भी डेमिगॉड स्तर पर संघर्ष में निहित है। फैंग हाई ने ली युआन को देखा। अभी तक हमारी सभ्यता के भीतर एकमात्र डेमिगॉड स्तर की ताकत जो सहायता के लिए दौड़ सकती है, वह आप हैं। ... इसके अलावा आपका आत्मिक आक्रमण उन उड़ते हुए स्वर्ग योद्धाओं का वध करने में बहुत प्रभावी है, और आप अन्य देवताओं की तुलना में कहीं अधिक गति से वध करते हैं। ली युआन कान लगाकर सुन रहा था। सोल अटैक के संबंध में वर्तमान में 7 स्टार सिविलाइजेशन में वह संभवतः शीर्ष 3 में रैंक करने में सक्षम था। यहाँ तक कि प्रिंसिपल भी सोल अटैक के मामले में उनसे मेल नहीं खा सकता। सबसे महत्वपूर्ण बात, एड्स बाय पब फ्यूचर, अनेक दानव सभ्यता में यदि छुपे हुए उड़ते हुए स्वर्ग दानव संतान हैं तो वे निस्संदेह अभी छुपी हुई साधना से गुजर रहे हैं, अपनी आत्माओं को अर्धदिव्य स्तर तक पोषित करने और अपने स्टार तकनीकों को चौथे स्तर तक विकसित करने का प्रयास कर रहे हैं, इससे पहले कि वे कोई कदम उठाएं। फैंग हाई ने कहा, इसलिए मुझे चाहिए कि आप उन्हें पहले से ही लुभाएं। उन्हें लुभाओ। प्रिंसिपल के पिछले आदेश को याद करते हुए ली युआन की आंखें चमक उठीं। उनसे कहा गया कि वे अपना वास्तविक स्तर न बताएं। ली युआन ने कहा, मैंने जो गुप्त तकनीक विकसित की है वह मेरी आभा को छिपाती है, जिससे उड़ते हुए स्वर्ग के स्टार लॉर्ड को भी केवल स्पष्ट रूप से पता चल सकता है कि मैं उड़ते हुए स्वर्ग के दायरे में हूं, लेकिन वे मेरे वास्तविक जीवन स्तर की पुष्टि नहीं कर सकते हैं। सफलता में सिर्फ 33वें स्तर का होने का दिखावा करना कठिन नहीं है। अन्य शक्तिशाली व्यक्तियों के सामने अपनी आभा को पूरी तरह से छिपाना अत्यंत कठिन है। प्रत्येक विशेषज्ञ के पास अविश्वसनीय रूप से तीव्र दिव्य ज्ञान होता है। उदाहरण के लिए, ली युआन अन्य उड़ते स्वर्ग सितारा प्रभुओं के सामने एक साधारण व्यक्ति होने का नाटक कर रहा है। असंभव। अपनी आभा को पूरी तरह से छिपाने के लिए व्यक्ति को कुछ भयावह आभा छिपाने वाली तारा तकनीकों का अभ्यास करना चाहिए, जिससे जीवन की सती आभा में परिवर्तन हो सके। केवल कुछ स्वर्ग विरोधी हत्यारे ही ऐसा काम कर सकते हैं। ली युआन का क्षेत्र गहन था, उसकी आत्मा शक्तिशाली थी, लेकिन उसने ऐसी स्टार तकनीकें विकसित नहीं की थीं। उड़ते हुए स्वर्ग क्षेत्र में अन्य व्यक्तियों के सामने अपनी जीवन आभा को छिपाना पहले से ही काफी दुर्लभ था। स्तर 33। एकदम सही। फैंग हाई ने गंभीरता से सिर हिलाया। भले ही असंख्य दानव सभ्यता उड़ते हुए स्वर्ग दानव संतान भेजती है, संख्या बहुत अधिक नहीं होनी चाहिए, अधिकतम 5। अगर हम उन्हें आसानी से देवता बनने दें और हमारी 7 सितारा सभ्यता के भीतर छिपे रहें तो खतरा बहुत बड़ा होगा। ली युआन ने सहमति में सिर हिलाया। एड्स बाय पब फ्यूचर। इसे समझने के लिए थोड़ा विचार करना ही पर्याप्त था। यदि कोई शत्रुतापूर्ण अर्धदेवता तारा क्षेत्र में पैदा हुआ है तो इसका मतलब केवल एक तारा क्षेत्र का नुकसान होगा। आखिरकार शत्रुतापूर्ण अर्धदेवता बाहर नहीं आ सकते, लेकिन यदि सभ्य तारा आकाश के भीतर शत्रुतापूर्ण अर्धदेवता हैं तो यह अर्धदेवता पर्याप्त समय दिए जाने पर विभिन्न ग्रहों पर हमले कर सकता है, जो वस्तुतः अक्षम्य होंगे। इसलिए इन्हें यथासंभव समाप्त किया जाना चाहिए। क्या तुम्हें आत्मविश्वास है? फैंग हाई ने ली युआन से पूछा। मैं चाहता हूं कि तुम युद्ध में शामिल हो जाओ, लेकिन सबसे पहले तुम्हारी सुरक्षा सुनिश्चित होनी चाहिए। चिंता मत करो प्रिंसिपल, ली युआन ने मुस्कुराते हुए कहा। उस समय प्रिंसिपल ने वानहान स्टार दायरे में एक देवता को मार डाला था, जिससे विदेशी डोमेन हिल गया था। मैंने हमेशा प्रिंसिपल का अनुकरण करने का लक्ष्य रखा है।
इस बार मैं भी ऐसा ही करूंगा, ली युआन ने मुस्कुराते हुए कहा। इतने लंबे समय तक खुद को छिपाना क्या सिर्फ इसलिए नहीं है कि दुश्मन मेरी ताकत का अंदाजा न लगा सके और मैं महत्वपूर्ण क्षण पर हमला कर सकूं? ली युआन ने कहा, इस बार यह महत्वपूर्ण क्षण है। अच्छा, फैंग हाई ने सिर हिलाया। मैंने पहले ही पूरी सभ्यता के देवताओं का सारा डेटा आपको प्रेषित कर दिया है। मैं समझ गया, ली युआन ने सिर हिलाया और फिर उसका दिव्य ज्ञान अवतार गायब हो गया। हॉल के अंदर लांती स्टार पर कोई अर्ध दिव्य शिखर विशेषज्ञ नहीं है, फैंग हाई ने धीमी आवाज में कहा। यह स्पष्ट नहीं है कि इस बार इस ग्रह संकट को आसानी से हल किया जा सकता है या नहीं। चूंकि यह युद्ध है, जहां जीत है वहां हार भी होगी, युन लाओ ने किनारे से उदासीनता से कहा। सालों पहले आपने वानहान स्टार क्षेत्र में जीत हासिल की थी, लेकिन कुछ महीने पहले दुश्मन ने जवाबी हमला किया और हमें भी भारी नुकसान उठाना पड़ा। पिछले साल ब्लू स्टार में पेंगलाई स्टार दायरे की महान लड़ाई में हमारी पूरी सेना का सफाया हो गया था और हम पेंगलाई स्टार दायरे से पूरी तरह से हट गए थे। फ्रॉम द वेब, पावर्ड बाय ज़र्गनेट, लेविट्स लेटेस्ट अनफ्लैटरिंग लुक हैज एंजली ईयरहार्ट वाइब्स। टिफनी ट्रम्प्स बेबी शावर वॉज ए फैशन नाइटमेयर फॉर मोस्ट। 4 साल पहले डेमन माउंटेन स्टार रियल्म युद्ध में इंसेल द डेमिगॉड मारा गया। युन लाओ ने अपना सिर हिलाया। युद्ध में हमेशा कौन जीतता है? हम केवल अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास कर सकते हैं। फैंग हाई ने हल्का सा सिर हिलाया। 7 सितारा सभ्यता हर साल अलग अलग पैमाने पर युद्ध में उलझी रहती है। बड़े युद्धों में वानहान सितारा क्षेत्र, पेंगलाई सितारा क्षेत्र, मिंगजू सितारा क्षेत्र जैसे युद्ध शामिल हैं। लेकिन अगर ये प्रमुख युद्ध हार भी गए तो भी इनसे 7 सितारा सभ्यता की नींव पर कोई असर नहीं पड़ेगा। यहाँ तक कि उनके और ली युआन के लिए भी, जो हर कदम पर चकाचौंध दिख रहे थे, वे सत्ता के विभिन्न स्तरों पर प्रमुख लड़ाइयों के एक छोटे से हिस्से में ही भाग ले रहे थे। दानव पर्वत सितारा क्षेत्र की लड़ाई की तरह 7 सितारा सभ्यता में 10 से अधिक देवताओं ने भाग लिया था और अंत में देवता भी गिर गए। उस समय ली युआन गुप्त साधना में था। फैंग हाई 9 पत्तियों की दुनिया में साहसिक कार्य कर रहा था। वे युद्ध में भाग लेने के योग्य नहीं थे। लैंटी स्टार पर यह संकट हाल के दशकों में 7 सितारा सभ्यता के सामने आए प्रमुख संकटों में से एक है। यदि स्थिति गंभीर हो तो हमें इस अशांति को शांत करने के लिए बाद में और अधिक संसाधनों का निवेश करना होगा। फैंग हाई ने अपना सिर हिलाते हुए कहा, अभी हमें लैंटी स्टार की रक्षा के लिए 3 और देवताओं को भेजने की जरूरत है। हमारी सभ्यता में देवताओं की संख्या बहुत कम है। फैंग हाई ने अपना सिर हिलाया। केवल 1 वर्ष के लिए ग्रैंड हॉल मास्टर और वाइस एलायंस हाई रॉक के रूप में सेवा करते हुए फैंग हाई ने उन कठिनाइयों को महसूस किया था जिनका सामना उसके शिक्षक ने पहले किया था। एक सभ्यता की भारी जिम्मेदारी को वहन करना, विभिन्न संसाधनों को जुटाने में समन्वय करना, कई शक्तिशाली हस्तियों का समन्वय करना। ऐसा नहीं है कि केवल उनके वचन से ही अन्य देवताओं को पूर्ण आज्ञाकारिता प्राप्त हो जाएगी। इसके लिए बातचीत की आवश्यकता होती है। संपूर्ण सभ्यता के संसाधन सीमित हैं। उदाहरण के लिए, किसी भी तीसरे स्तर के स्टार दायरे में किसी भी दुर्घटना को रोकने के लिए प्रवेश बिंदुओं की रक्षा के लिए एक अर्धदेव होना चाहिए, जिसके परिणामस्वरूप पैंतरेबाजी करने के लिए बहुत कम अर्धदेव बचे हैं। मुझे आश्चर्य है कि शिक्षक कैसे हैं, फैंग हाई ने मन ही मन सोचा। वर्तमान में डोंगफैंग जी 7 सितारा सभ्यता के भीतर नहीं है, लेकिन फैंग हाई और यू लाओ के अलावा अस्थायी रूप से कोई नहीं जानता। फैक्सिंग के शून्य में उड़ते हुए स्वर्ग योद्धाओं का एक समूह एक युद्धपोत पर बैठा हुआ तेजी से आगे बढ़ रहा था। कभी कभी फीक्सिंग के विभिन्न क्षेत्रों से अन्य उड़ते हुए स्वर्ग योद्धा जहाज पर चढ़ जाते थे। ली युआन, क्या ये ली युआन है? स्तर 33। वह बहुत तेजी से सुधार कर रहा है। ली युआन की शक्ति अब तक भयानक हो गई होगी। प्रत्येक उड़ता हुआ स्वर्ग योद्धा ली युआन को पहली बार देखकर आश्चर्यचकित होगा और फिर बधाई देगा। मैंने भी कुछ समय पहले ही सफलता प्राप्त की है। ... ग्रहीय संकट, जिम्मेदारी से बच नहीं सकते। ली युआन के पास इस तरह के जवाब थे। जैसे जैसे समय बीतता गया, युद्धपोत पर उड़ते स्वर्ग योद्धाओं की संख्या 100 से अधिक हो गई। कई उड़ते स्वर्ग योद्धा अपने मित्रों को ये समाचार बताने से खुद को रोक नहीं सके। धीरे धीरे ली युआन के उड़ते स्वर्ग में प्रवेश करने और 33वें स्तर तक पहुंचने की खबर 7 सितारा सभ्यता के उच्च स्तरीय विशेषज्ञों के बीच फैल रही थी। युद्धपोत के अंदर सभी का अभिवादन करने के बाद ली युआन चुपचाप अपनी कुर्सी पर बैठ गया और चुपचाप सांस लेने लगा। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। मेरी 7 सितारा सभ्यता में 68 देवता हैं। 5 एलियन रेस के देवता अतिथि बुजुर्ग हैं। ली युआन ने चुपचाप आह भरी क्योंकि उसने राष्ट्रपति द्वारा पारित सभी देवता जानकारी की समीक्षा की। ये सभी एलियन रेस के देवता अतिथि बुजुर्ग, क्या वे फीक्सिंग पर रह रहे हैं? 68 देवता और केवल 5 अर्ध दिव्य शिखर विशेषज्ञ। ली युआन ने अपने कंधों पर जिम्मेदारी का भार महसूस किया। डोंगफैंग जी, लैंड सेमी डिवाइन, ब्लड क्लॉथ सेमी डिवाइन, शिन्यू सेमी डिवाइन, फैंग है सेमी डिवाइन। कहने का तात्पर्य यह है कि फैंग हाई के सफल होने से पहले 7 सितारा सभ्यता ने केवल 4 अर्ध दिव्य शिखर विशेषज्ञों का उत्पादन किया था।
शायद कुछ देवताओं ने अपनी असली ताकत को छुपा रखा है, लेकिन कम से कम सार्वजनिक रूप से उपलब्ध जानकारी के अनुसार 7 सितारा सभ्यता की शीर्ष लड़ाकू शक्ति बस इतनी ही है। खुफिया जानकारी के अनुसार असंख्य दानव सभ्यता में हजारों देवता हैं और लगभग 100 अर्ध दिव्य शिखर विशेषज्ञ हैं। ली युआन ने अपना सिर हिलाया। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि असंख्य दानव सभ्यता पीढ़ी दर पीढ़ी देवताओं को उत्पन्न कर सकती है। इतने विशाल आधार के साथ देवताओं को उत्पन्न करने की उम्मीदें बहुत अधिक हैं। असंख्य दानव सभ्यता की तुलना में 7 सितारा सभ्यता की उच्च स्तरीय युद्ध शक्ति वास्तव में बहुत कमजोर है। असंख्य दानव सभ्यता तो पहले से ही ऐसी है, तो उससे भी अधिक शक्तिशाली अमर खंडहर सभ्यता के बारे में क्या? इस पल में ली युआन ने पूरी सभ्यता के लिए एलायंस हाइरॉक डोंगफेंग जी के महत्व को पूरी तरह से समझा। अगर 100 साल से अधिक पहले फैक्सिंग पर युद्ध में उनके दिव्य कौशल का प्रदर्शन नहीं हुआ होता तो 7 सितारा सभ्यता बहुत पहले ही विलुप्त हो गई होती। समय: मेरी 7 सितारा सभ्यता का उदय बहुत संक्षिप्त रहा है। सबसे पुराना देवता केवल 300 से 400 साल पुराना है और वे सभी अभी भी तेजी से बढ़ रहे हैं। ली युआन ने खुद से सोचा, पर्याप्त समय दिया जाए तो कई और देवता और अर्धदिव्य शिखर विशेषज्ञ पैदा हो सकते हैं। लैंटिस्टार के 4 देवता। केवल एक ही अर्धदिव्य मध्य चरण पर है, अन्य 3 सभी अर्धदिव्य प्रारंभिक रैंक पर हैं। ली युआन की आंखें लड़ाई की भावना से भरी थीं। अब मैं पहले स्तर के स्टार दायरे और दूसरे स्तर के स्टार दायरे के युद्धों में भाग लेने के लिए भी योग्य नहीं हूं। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। लेकिन मैं जो कर सकता हूं उसके दायरे में रहते हुए मुझे अपना सब कुछ देना होगा। अल्पविराम। युद्धपोत बहुत तेज था। 6 घंटे बाद युद्धपोत 100 से अधिक उड़ते हुए स्वर्ग योद्धाओं को लेकर सीधे छठे स्टार क्षेत्र से होकर लैंटिस्टार में प्रवेश कर चुका था। यह एक बहुत बड़ा शहर था जिसमें करोड़ों लोग रहते थे। ग्रहों के बीच स्टार रियल मार्ग होने के कारण स्वाभाविक रूप से एक बड़ी आबादी प्रवेश और निकास बिंदुओं पर एकत्रित होगी, जिससे एक शहर का निर्माण होगा। ये शहर, जो लैंटिस्टार पर भी एक महत्वपूर्ण स्थान था, अब अनगिनत लोगों से भर गया था जो स्टार रियल मार्ग के साथ साथ लगातार छठे स्टार रियल में आ रहे थे। यहाँ तक कि नंगी आंखों से भी देखा जा सकता था कि आकाश के छोर से और अधिक उड़ते हुए जहाज तेजी से आ रहे थे। एक अराजक दृश्य। खबर फैल गई है, इस तरह का ग्रह संकट। फ्लाइंग हेवन स्तर की लड़ाई की सीमा बहुत बड़ी है, कई शहर नष्ट हो जाएंगे। मृत्यु का आंकड़ा पहले ही करोड़ों तक पहुंच चुका है। कोई नहीं जानता कि यह महायुद्ध कब तक चलेगा। पास में ही मौजूद एक उड़ता हुआ स्वर्ग योद्धा उदास होकर बोला, समय बहुत कम है, गठबंधन की शक्ति सीमित है और अभी के लिए केवल कुछ कुलीन लोगों को ही फैक्सिंग में निकालने की व्यवस्था की जा सकती है। लेकिन लैंटिस्टार पर अनगिनत साधारण लोगों के बीच कोई भी व्यक्ति जिसके पास कुछ क्षमता है, वह भी इस ग्रह से भागने की, इस ग्रह को छोड़ने की बेताबी से कोशिश कर रहा है। एक अन्य उड़ते हुए स्वर्ग योद्धा ने भी आह भरी। ली युआन की दिव्य भावना बहुत शक्तिशाली थी। एक विचार मात्र से ही वह शहर में अनगिनत साधारण लोगों के चेहरों पर घबराहट और बेचैनी को महसूस कर सकता था। वेब से ज़र्गनेट द्वारा संचालित ये बड़े सेलेब्स भयानक, इतिहास बदलने वाली घटनाओं से बच गए। मेलानिया के सबसे अक्षम्य परिधानों ने सभी को चौंका दिया। युद्ध बहुत अप्रत्याशित रूप से घटित हुआ था। संपूर्ण सप्त सितारा सभ्यता तैयार नहीं थी। ऐसे ग्रहीय संकट की तुलना में मछली आत्मा ज्वार सिर्फ बच्चों का खेल है। ली युआन ने अंदर ही अंदर आह भरी, उसका दिल भारी था। इससे पहले स्टार दायरे के युद्ध ज्यादातर मार्शल कलाकारों द्वारा लड़े जाते थे और आम लोगों का उनसे कोई खास सरोकार नहीं था। इस बार ये सभ्यता की मातृभूमि के लिए प्रत्यक्ष खतरा था। उस समय फैक्सिंग पर महान विलुप्ति ने लगभग पूरे ग्रह को मिटा दिया था। यह आज के लैंटिस्टार की तुलना में बहुत अधिक दुखद था। ली युआन ने संकट की तीव्र भावना महसूस की। कभी पाठ्यपुस्तकों में देखे जाने वाले दृश्य अब वास्तविकता बन रहे थे। आज ये लैंटिस्टार है, क्या भविष्य में ये ब्लू स्टार हो सकता है? कभी नहीं। ली युआन ने मन ही मन प्रतिज्ञा की। उसकी आंखें भयानक संकल्प से भरी हुई थीं। युद्धपोत शहर के ऊपर मंडरा रहा था। सज्जनों, डुआनमू होंग ने गंभीरता से कहा, आपकी सारी जानकारी स्टार सिस्टम में दर्ज कर दी गई है। ग्लोबल पोजिशनिंग के जरिए आप हमारे सभी शक्तिशाली लोगों की लोकेशन की जांच कर सकते हैं। सफ़ेद रंग उड़ते हुए स्वर्ग की प्रारंभिक अवस्था की शक्ति का प्रतिनिधित्व करता है। लाल रंग उड़ते हुए स्वर्ग के मध्य चरण की शक्ति का प्रतिनिधित्व करता है। काला रंग 35वें स्तर की उड़ती हुई स्वर्ग शक्ति का प्रतिनिधित्व करता है। डुआनमू होंग की नज़र सभी विशेषज्ञों पर पड़ी। बैंगनी रंग उड़ती हुई स्वर्ग स्टार लॉर्ड की शक्ति का प्रतिनिधित्व करता है। सोना अर्धदेवीय शक्ति का प्रतिनिधित्व करता है। लेकिन हर किसी की पहुंच अलग अलग है। अश्वेत सदस्य और उससे नीचे के लोग लीक को रोकने के लिए फ्लाइंग हेवन स्टार लॉर्ड्स और डेमिगॉड्स के ठिकानों को देखने में सक्षम नहीं हैं। डुआनमू होंग ने आगे कहा, इसके अलावा आप केवल अपने गश्ती क्षेत्रों के भीतर शक्तिशाली लोगों की स्थिति देख सकते हैं। सब लोग चुपचाप सुनते रहे।
ऐसे ग्रहीय युद्ध में, जिसमें हजारों उड़ते हुए स्वर्गीय योद्धा भाग ले रहे थे, बहुत संभावना थी कि वहां एक या दो एलियन जाति के जासूस भी होंगे। इसलिए कुछ रिसावरोधी उपाय आवश्यक थे। उड़ते स्वर्ग योद्धा वास्तव में असंख्य हैं, ली युआन ने अपने स्मार्ट रिंग डिस्प्ले पर देखा, जो बैंगनी रंग दिखा रहा था। साथ ही ली युआन के अधिकार के साथ वह ग्रह पर प्रत्येक उड़ते स्वर्ग योद्धा का सटीक रूप से पता लगा सकता था। इसमें चारों देवताओं की स्थिति भी शामिल थी, जिन्हें देखा जा सकता था। अच्छा, हर किसी को मिशन जारी कर दिया गया है, अपने हिसाब से काम करो, दुवानमुहोंग ने गहरी आवाज में कहा। याद रखो, अगर तुम्हारा सामना किसी ऐसे दुश्मन से हो जो संभालने में बहुत ज्यादा मजबूत हो, तो तुरंत अपनी जान बचाने के लिए भागो और मदद के लिए पुकारो। अंत तक लड़ने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, ... चल दर धमाका, दरवाजा खुला और सैकड़ों उड़ते हुए स्वर्ग योद्धा तेजी से निकल पड़े, टीमें बनाकर अपने लक्ष्य क्षेत्रों की ओर बढ़ गए। युद्धपोत के अंदर केवल ली युआन और दुआनमुहोंग ही बचे थे। मेरा मिशन युआन लियान प्रांत में गश्त करना है, दुआनमुहोंग ने ली युआन की ओर देखा। और आप? निःशुल्क कार्रवाई, ली युआन मुस्कुराया। मुफ्त कार्रवाई? दुआनमुहोंग अचंभित रह गया, और फिर उसे समझ में आया, मैं देख रहा हूँ। आप और डेमिगॉड मूव जी एक ही हैं, जो पूरी दुनिया पर गश्त कर रहे हैं। हजारों उड़ते हुए स्वर्गीय योद्धाओं के पास विभिन्न मिशन थे, कुछ तैनात थे, कुछ गश्त कर रहे थे, और कुछ पूछताछ मिशन पर थे। लेकिन लक्ष्य केवल एक ही था, असंख्य दानव सभ्यता के सभी उड़ते स्वर्ग क्षेत्र का वध करना। इसी प्रकार, जो जितना अधिक शक्तिशाली होता था, उसका क्षेत्र भी उतना ही बड़ा होता था। डेमिगॉड स्तर का मतलब वैश्विक जिम्मेदारी था। कोई भी परेशानी जिसे फ्लाइंग हेवन स्टार मास्टर्स संभाल नहीं पाते थे, उसे डेमिगॉड्स को सौंप दिया जाता था। बहुत जल्द ही ली युआन युद्धपोत से बाहर उड़ गया, उसके चारों ओर प्रकाश घूम गया, और वह तेजी से आकाश में गायब हो गया। ली युआन की ताकत अर्धदैवीय स्तर तक पहुंच जानी चाहिए थी, दुआनमुहोंग ने खुद से सोचा। एक और अर्धदेव स्तर का प्राणी हमारे नुकसान को बहुत कम कर देगा। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। स्वूश, दुआनमुहोंग ने युद्धपोत का संचालन किया और वह भी तुरंत वहां से चला गया। अल्पविराम 0 में। जियोबिंग, मुझे उम्मीद है कि इस बार तुम मेरी मदद कर सकती हो, ली युआन ने हरे सांप को अपनी बांह पर लपेटते हुए कहा। बड़े भाई की मातृभूमि मेरी मातृभूमि है, लियू बिंग ने गंभीरता से कहा। आप मुझसे क्या करवाना चाहेंगे? लियू बिंग ने बिना किसी हिचकिचाहट के ली युआन के अनुरोध पर सहमति व्यक्त की। ली युआन ने कहा, चलो 2 समूहों में विभाजित हो जाएं और धीरे धीरे पश्चिमी गोलार्ध के महाद्वीपों का पता लगाएं, रास्ते में आने वाले सभी उड़ते स्वर्ग एलियंस को खत्म करें। अपनी ताकत से तुम्हें ज्यादा परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। 1 वर्ष से अधिक समय बीत चुका था और लियू बिंग 36वें स्तर तक पहुंच गई थी। उसकी युद्ध शक्ति भयावह थी। इसके अलावा उसकी गति आश्चर्यजनक थी, यहाँ तक कि अधिकांश अर्ध दिव्य शिखर विशेषज्ञ भी उसकी तरह तेज नहीं थे। चिंता मत करो बड़े भाई, मुझे पता है कि क्या करना है, लियू बिंग ने उत्साह से सिर हिलाया। मैं खुद को उजागर करने से बचने की पूरी कोशिश करूंगा। अगर मैं अपनी आभा को छिपाता हूं, तो उन उड़ती हुई स्वर्ग की एलियन जातियों में से बहुत कम ही मेरे अस्तित्व के बारे में जान पाएंगे। अच्छा, ली युआन ने सिर हिलाया। लियू बिंग के पास भी अर्ध दिव्य स्तर की आत्मा थी। हालांकि उसकी आत्मा उससे कमजोर थी, लेकिन वह उड़ान में तेज थी। बस अन्वेषण की गति के मामले में वह उससे कहीं बेहतर थी। स्वूश स्वूश, ली युआन और लियू बिंग अलग हो गए। अपने आत्मा कनेक्शन के साथ वे आसानी से एक ही ग्रह पर एक दूसरे से संपर्क कर सकते थे। ली युआन भी आत्मा संचरण के माध्यम से ग्रहों की खुफिया गतिशीलता को तुरंत लियू बिंग तक पहुंचा सकता था। अल्पविराम, ग्रह के दूसरी ओर हजारों किलोमीटर दूर। वूश, एक तेज रफ्तार व्यक्ति अचानक रुक गया। सफेद बालों के साथ वह लेंटी स्टार पर एकमात्र फ्लाइंग हेवन मिडिल स्टेज का मजबूत व्यक्ति था, डेमिगॉड म्यूजी। वह उन्मत्ततापूर्वक अन्वेषण कर रहा था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। ली युआन यहाँ है। डेमिगॉड मूजी की आंखों में आश्चर्य की झलक दिखाई दी। मैं पूर्वी गोलार्ध के लिए जिम्मेदार हूँ और ली युआन पश्चिमी गोलार्ध के लिए जिम्मेदार है। उसने ली युआन और फैंग हाई के 2 संदेशों को देखा। अफवाहें कहती हैं कि ली युआन 33वें स्तर का है, लेकिन फैंग हाई के अनुसार ली युआन के पास पहले से ही अर्ध दिव्य स्तर की लड़ाकू शक्ति है। डेमिगॉड म्यूजी ने मन ही मन सोचा, फैंग हाई के शब्द भरोसेमंद हैं। खोज की सीमा आधी हो गई है, जिससे दक्षता बहुत बढ़ गई है, देवता मूजी ने सोचा। अल्पविराम। वूश, उड़ते हुए स्वर्ग में पहुंचने के बाद ली युआन की वर्तमान उड़ान की गति उसके अतीत से कहीं अधिक थी। वह योजनाबद्ध जांच मार्ग पर तेजी से यात्रा कर रहा था। उसी समय उसकी दिव्य भावना फैल गई, जो रास्ते में आने वाली हर चीज को समझ रही थी। आगे पीछे घूमना। इस क्षेत्र की सतह पर कोई उड़ने वाली स्वर्गीय एलियन जाति नहीं है। ली युआन जल्दी से अगले क्षेत्र में चला गया। 7 सितारा सभ्यता के उच्च अधिकारियों ने पहले ही एक योजना बना ली थी।
वे सबसे पहले प्रत्येक बड़े शहर के पास पूछताछ करेंगे, फिर महाद्वीपों की सतह पर, उसके बाद गहरे महाद्वीपीय क्षेत्रों में और अंत में समुद्री क्षेत्रों में। आखिरकार मनुष्य समुद्र में नहीं रहते हैं। इसका मुख्य लक्ष्य खतरों को खत्म करना था। इस क्षेत्र में कोई भी नहीं है। ली युआन तेजी से दूसरे क्षेत्र में चला गया। अपनी उड़ान की गति और अपनी दिव्य भावना की सीमा के साथ उसकी जांच दक्षता उड़ते हुए स्वर्ग योद्धाओं के एक बड़े समूह से मेल खा सकती थी। ऐसा लग रहा है हमलों की पहली लहर के बाद असंख्य दानव सभ्यता से उड़ते स्वर्ग एलियन जाति सभी छिप गए हैं। ली युआन ने खुद से सोचा, क्या ये उड़ते स्वर्ग एलियन किसी चीज का इंतजार कर रहे हैं? ली युआन को पहले से ही अंदाजा था कि प्रिंसिपल की भविष्यवाणी सही हो सकती है। अल्पविराम। मालिक, मैंने 3 उड़ते हुए स्वर्ग के एलियंस को ढूंढ लिया है और उन्हें सीधे मार दिया है, लियू बिंग ने ली युआन को बताया। मैं जांच जारी रख रहा हूं। अच्छा, अपने पदचिह्नों को छिपाने का हर संभव प्रयास करो, ली युआन ने आत्मा संचरण के माध्यम से उत्तर दिया। स्वूश। ट्रेडिंग में सफल होना चाहते हैं? इसे मिस न करें। अपने लिवर को डिटॉक्सिफाई करने और उसे बेहतरीन स्थिति में रखने का प्राकृतिक तरीका। स्वूश स्वूश। ली युआन ने अपनी पूरी ताकत से खोज जारी रखी और कई शहरों में तेजी से पूछताछ करने के बाद आखिरकार उसे निशान मिल ही गए। स्वर्ग और पृथ्वी की शक्ति में उतार चढ़ाव हो रहा है। यह एक उड़ता हुआ स्वर्ग जीवन रूप है, लेकिन ये ग्रहीय मानचित्र पर दिखाई नहीं दे रहा है। यह एक एलियन जाति है। ली युआन ने सैकड़ों किलोमीटर दूर स्वर्ग और पृथ्वी की शक्ति के सूक्ष्म उतार चढ़ाव को महसूस किया। इस तरह के उतार चढ़ाव को एक आम फ्लाइंग हेवन मार्शल आर्टिस्ट द्वारा महसूस नहीं किया जा सकता, लेकिन ली युआन की धारणा क्षमता एक अर्ध दिव्य शिखर विशेषज्ञ से कम नहीं थी। वह जल्दी से वहां चला गया। गड़गड़ाहट। ली युआन तेजी से जमीन को चीरता हुआ कुछ ही समय में लगभग 200 किलोमीटर गहराई तक धरती में जा गिरा। अपनी दिव्य भावना के आवरण के अंतर्गत। घोंसला। यहाँ 20 से अधिक उड़ते हुए स्वर्ग के एलियंस छिपे हुए हैं, ली युआन ने सीधे पुष्टि की। पृथ्वी की गहराई में वास्तव में 20 से अधिक उड़ते हुए स्वर्गीय एलियंस एकत्रित थे। वे सभी मानव सदृश थे, कुछ के पंख थे, कुछ के 4 भुजाएं थीं तथा कुछ के शरीर पर शल्क थे। असंख्य दानव सभ्यता में मुख्य रूप से मानव योद्धा शामिल थे, लेकिन ये जातियां मिश्रित थीं जिनमें विदेशी जानवरों की कई विशेषताएं थीं।